अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। उम्मीद करते हैं कि सब ही खैर आफ़ियत से होंगे और ठंडी ठंडी जो सर्दियां हैं और फोगी जो मौसम है उससे बच के ही रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अदालती फ़ैसलों के हवाले से बात करते चलें तो आज जो है बहुत से अदालती फ़ैसले सामने आए हैं और 1 बजे तक की जो भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर तज्ज़िया तबसरे लेकर आपके साथ हाजिर हैं। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो भी कल हुआ था, आज भी वो कंटिन्यू हो रहा है और उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ देंगे हमेशा की तरह काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर बड़ी मज़े की एक सुबह सुबह जो एक अदालती फ़ैसलों में से एक ख़बर जो मुझे अच्छी लगी है, जो मतलब एक चीज़ है स्ट्रीम लाइन होने की बात हो रही हो तो स्ट्रीम लाइन होती हुई चीज़ें जो है ना उनके अहकामात अदालत की जानिब से है वो नज़र आ रही हैं। उनमें से मैं आपको बताती चलूँ कि MNAs और MPAs को लोकल बॉडीज़ की इजाज़त के बग़ैर जो तरक्याती फ़ंड्स है ना उनको देना जो वो गैर कानूनी करार दिया गया है। ये है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो कि है भी सर लिटरली किस तरह से कहाँ क्या जाता है और तरक्याती फ़ंड्स कितने मिलते हैं, उस तरक्याती फ़ंड्स की मद में कौन क्या क्या कर रहा है उसका तो हम सारों को अंदाज़ा है। इस चीज़ का ज़ाहिर बात है तरक्की करता हुआ मुल्क नज़र भी आता है अगर फंड जाते हैं। वो एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, माइलस्टोन में से कहूँगा जी, बड़ा अच्छा फैसला सामने आया है। ज़ाहिर बात है अगर तरक्याती फ़ंड्स हैं तो वो तरक्की के लिए भी यूज़ होने चाहिए। कम यूज़ होते हैं और किस तरह और कहाँ जाते हैं उसके ऊपर फिर हम काशिफ साहब से बात करेंगे और वो हमें बताएंगे इन डिटेल के कहाँ जाते हैं। क्योंकि ये जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद जमील खान ने फैसला दिया उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 25 की ये खिलाफ वर्जी है तो ये आइन भी लागू होता है इसके अंदर आर्टिकल 25 के हवाले से ये बात करेंगे। इससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल भी हुआ था, इससे कबल भी हुआ था और आज भी होने जा रहा है। हाँ निकल मैं कल उससे रिलेट करें ना कि भाई सलामती कमेटी का इजलास जो हुआ था उसमें सिविल और अस्करी क़यादत थे। हाँ जी एग्जैक्टली, हाँ तो वो हुआ था और आज जो होने जा रहा है वो है वफाकी काबीना का इजलास। तो मैं वो ये कर रही थी कि ऊपर नीचे तले जो है ना वो इजलास आ रहे हैं। तो सो ये है कि मुल्की माशी सलामती और सियासी तो आपको पता है हमेशा से हम कहते हैं क्या एग्जैक्टली वो ज़्यादातर इन्फसाइज किया गया है कि इक़्तिसादी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो उजागर किया जाएगा। प्लस अहम फैसले सामने आए हैं। इजलास के हवाले से बात करी थी कौमी सलामती की जो कल हुआ है उसके हवाले से कि किस तरीके से निपटना चाहिए दहशत गर्दों को और क्या सूरत हाल जो है उसके ऊपर हम लोग बैठ कर सर जोड़कर जिस तरह से हम कर सकते हैं ये काम, यानी कि काम इन अ सेंस कि आपको जिस तरह हम दहशत गर्दी से रोक सकते हैं। हाँ ये तो हम लोगों ने हमेशा से बात की है आपके साथ नाजरीन के ये अलार्मिंग है, ख़तरनाक सिचुएशन हद तक ये दहशत गर्दी जो है बढ़ चुकी हुई है। इसको किस तरीके से इसका तदारुक करना है वो सर जोड़ कर बैठ के और कुछ अहम फैसलों की ज़रूरत है। प्लस इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने का मामला, अदालत ने PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया है जबकि एक अगर अदालती एक आम फहम बात है कि एक अदालती कार्रवाई का हुक्म दिया कि उस पर कार्रवाई ना की जाए तो तौहीन अदालत ही कहलाई जाती है। एतराज़ क्या लगा है उसके ऊपर भी हम काशिफ साहब से बात करेंगे। सर MNAs और MPAs जो तरक्याती फ़ंड्स के जो दिए जाते हैं उसको होल्ड किया गया है, आपको क्या लगता है ये खुशाइन बात नहीं है? ये बहुत खुशाइंद है और मैं एज ए जर्नलिस्ट इसके ऊपर बहुत प्रोग्राम बहुत साल से कर चुका हूँ और आपको मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले जब बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए इलेक्शन कमीशन ने तो मैंने उसमें भी लिखा था कि ये रिलक्टेंट इसलिए है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, एक गवर्नमेंट नहीं तमाम गवर्नमेंट्स पिछले 20-25 साल की हिस्ट्री उठा लें, बल्दियाती इंतखाबात कराने से रिलक्टेंट इसलिए हैं कि उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर है और डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा शाहिद जमील खान ने जो है दिया है डिसीजन क्योंकि तो उन फंड्स को नहीं काशिफ साहब अब जैसे आपने अभी बात की है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुल्की मुफाद तो कहीं भी है, ये तो ज़ाती मुफाद नहीं। देखे आप देख कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी MNA MPAs चीफ मिनिस्टर्स और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वो पुल नहीं बनाते हैं, वो सड़कें नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि सड़कों के ऊपर भी मुख्तलिफ मटीरियल तो गंदा है, उनकी तस्वीरें लगी होती हैं, वो क्रेडिट लेते हैं। वेयरएज ये जो राइट है ये है लोकल बॉडीज का, काम भी उनका है। आप किसी डेवलप कंट्री में चले जाएं, UK में चले जाएं, USA में चले जाएं,
और इसके ऊपर बड़ा बड़ा टाइम लगता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकल बॉडीज जो है वो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एमएनए और एमपीएस को मिल जाता है। लोकल बॉडीज का इलेक्शन इसलिए नहीं करवाते कि लोकल बॉडीज के जब आप इलेक्टेड लोग आ जाएंगे फिर उनको फंड्स देने पड़ते हैं। मैं वही बात अच्छा, उनके फंड्स को कौन यूज करती है? मुख्तलिफ हुकूमतें, प्राइम मिनिस्टर यूज करता है, चीफ मिनिस्टर्स करते हैं, मिनिस्टर्स करते हैं, और उनकी जो डेवलपमेंट उन्होंने करानी है ग्रास रूट के ऊपर। देखिए ना, आपके मोहल्ले का, आपके इलाके का एक एमएनए, एक काउंसलर, एक नाज़म या एक काउंसलर, वो आपकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेहतर जानता है। तो बेसिक डेमोक्रेसीज भी वही है। तो ये बहुत जबरदस्त डिसीजन है, और अब ये जरूरत ये है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। मैं वही बात करना चाह रही थी आपसे कि एमपी और एमएनए को मिलता है, तो लोकल बॉडीज जो होती हैं वो मिन्नत तरले में आ जाती है कि हमें दे दें। उनके फंड्स उनको आप दे रहे हैं। जी एग्जैक्टली, और उनके ही फंड्स जो हैं वो खुद से मांगने पड़ रहे हैं, उनको मिन्नत करनी पड़ रही है। राना अरशद हमें ज्वाइन किया है, वार्म वेलकम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राना साहब जी, अल्लाह का शुक्र है। राना साहब, आज जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने डिसीजन दिया कि एमएनए और एमपीएस को लोकल बॉडीज के फंड जो हैं कि वो यूज़ करने की इजाज़त जो है गैर आइनी है, और ये आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने फैसला दिया है, शाह जमील साहब ने, वो ज़ाहिर है कानून की बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके मुताबिक है, और जो लोकल गवर्नमेंट के फंड्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को ही इस्तेमाल करने चाहिए जी। और जो एक लिमिट होती है कि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें वो जो सोलंग होता है, पुलियात होती हैं, नाले होते हैं, वो बनते हैं, और जो मेगा प्रोजेक्ट होता है जिस तरह का हॉस्टल बनना है, स्कूल बनना है, कॉलेज बनना है, तो फिर वो उसकी लिमिट नहीं होती, जो भी वो तकसीम होती है फंड्स की। तो और मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है इस पर अमल दरामद होना चाहिए। हमें खुशी है, मैं खुद 97 में भी मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, और उसके बाद 2001 में भी था, 2005 में भी, 2008 में फिर मैं मेंबर सूबाई असेंबली बना, फिर 2013 में भी और इसी तरह कैबिनेट मेंबर रहा। तो इशू ये है न कि पंजाब में तो हमने 2015 में बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे, और जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई 2019 में 18 के बाद, तो फिर यहाँ पर उन अदारों का टर्नओवर नहीं पूरा हुआ था, और पीटीआई की गवर्नमेंट ने उनको फारग कर दिया, सस्पेंड कर दिया, बल्कि उनको घर भेज दिया। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ 3-3.5 साल से, बल्कि 4 साल से इलेक्शन होने हैं, नहीं हुए पंजाब में। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी पर है, और होने चाहिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं। साहब आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन आपकी ही गवर्नमेंट है मरकज में, और मरकज में आप जो है इस्लामाबाद में जो बलदियाती इंतखाबात थे उसको कराने में रिलक्टेंट हैं। तो ये क्या मामला है कि एक तरफ तो आप क्लेम करते हैं कि 2015 में हमने इलेक्शन कराए और पीटीआई ने नहीं करवाए, लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी तो वही कुछ कर रही है जो सब हुक्मरान कर रहे हैं। ऐसा ही सिंध में हो रहा है, क्योंकि वो भी बलदियाती इंतखाबात से भाग रहे हैं। नहीं काशिफ साहब, सिंध में हो रहे हैं, अलबत्ता कश्मीर में आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर में जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई है तो वो ड्यू थे, और फिर अब कश्मीर में 2 हफ्ते पहले हुए हैं। जी हो गए जहाँ पर 2 हफ्ते पहले हुए हैं, राइट। और इस्लामाबाद में बिल्कुल होने चाहिए, और इस्लामाबाद के लिए दारे इमरान खान साहब ने फारग किए थे, फिर वो कोर्ट के आर्डर पर वो टर्नओवर पूरा हुआ, और जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनको पीटीआई की गवर्नमेंट ने ही प्रपोज किया था सीटों में इजाफे की जो वजह थी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो इजाफा हुआ है, जो पहले 100 थी अब 125 हुई है, तो बिल्कुल इलेक्शन काशिफ बशीर साहब होने चाहिए। राना साहब, और जो राना साहब आप ग्रास रूट से आए हैं और आपने सियासत की, आपने प्रोविंशियल लेवल पे भी की, लेकिन आप आए ग्रास रूट से, आप नहीं समझते कि तमाम ही हुकूमतें, मैं सिर्फ मुस्लिम लीग को नहीं कह रहा हूँ, तमाम ही हुकूमतें क्यों रिलक्टेंट होती हैं ये जो बल्दियाती, जो बेसिक डेमोक्रेसीज के इदारे हैं बल्दियाती, इनके इलेक्शन कराने से?
काशी साहब इलेक्शन होने चाहिए। अब जो आपने इस्लामाबाद वाली बात की, मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट का फैसला है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, वो उनके लीगल एडवाइजर ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी जवाब जमा करवा दिया है। जी जी। और उस पर जो भी फाइनल डिसीजन कोर्ट का होगा उस पर इंशाल्लाह हम अमल करवाएंगे। और उससे पहले जो प्रोसीजर है, जो सीटें बड़ी हैं उनके जो आईनी तौर पर हदूद का तयन और तमाम चीजें जो यूनियन काउंसिल के दफातर होते हैं, और जब यूनियन काउंसिल बढ़ती है तो वहाँ का जो स्टाफ होता है, जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल होते हैं, वो भी उनमें भी इजाफा होता है। बल्कि जो दफातर होते हैं उनको देखा जाता है कि किस जगह पे रेंटेड बिल्डिंग है, कहाँ पे अपनी सरकारी बिल्डिंग है, और फिर वो फर्नीचर भी होता है। ये तमाम चीजें पर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जी। हाँ, और हमें जो कोर्ट फाइनल डिसीजन देगी हम अमल करेंगे, और होना भी चाहिए। राणा साहब आप आवाम की सियासत करते हैं, लेकिन आज पीटीआई जो है आपके खिलाफ, आपकी मरकजी हुकूमत के खिलाफ मईशत के ऊपर वाइट पेपर लेकर आ रही है, और आप नहीं समझते कि इस वक्त अवाम, पाकिस्तान के जो अवाम है वो बहुत बदतरीन हालत में है, और अशियाए सरफ जो हैं वो उनकी पहुंच से बाहर हैं, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। तो आपकी हुकूमत जो है, कहाँ कहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी जो मरकजी हुकूमत है उनकी नाकामियों के ऊपर आप अपनी लीडरशिप से बात नहीं करते, स्पेशली मियाँ नवाज शरीफ साहब से? जी काशी साहब, मैं करता हूँ बात अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 महीने पहले उम्रा करने गया था। उम्रा करने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई थी वापसी पे, और मैं बात करता हूँ। मैं बात करना, आवाम की बात करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। और मैं कल भी अपने हलके में था, तो ये मेरा हलका जो ननकाना शेखपुरा, ये पंजाब के अंडर आता है। जी जी, मुझे और पंजाब का वजीर आला है परवेज इलाही साहब, जो पीटीआई का इत्तेहादी है। जी जी। और काशिफ बशीर साहब, आप मुझसे ज्यादा समफास रखते हैं। इस साल जो गंदम खरीदी थी जिम्मेदार से, वो 2200 रुपए गंदम का रेट था, और आज 4500 रुपए आज का रेट है। डबल रेट हो गया है। और अगर तो पंजाब में गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की है तो मुस्लिम लीग वाले जिम्मेदार हैं, और अगर पीटीआई की है या जमान पार्क वाले की है तो वो जिम्मेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, हक बात कहने का मैं बिल्कुल अपना हक महफूज। अच्छा, मैं काशिफ साहब की बात से मैं ऑब्वियसली मुत्तफिक हूँ। वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, क्या इनकी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए, आपके नजरिए में होने चाहिए, इलेक्शन जरूर होने चाहिए, लेकिन रिलेक्टेंट तो आपकी पार्टी है इस टाइम पर। ये सबसे पहले पॉलिटिकल वर्कर भी है ना राणा साहब। एग्जैक्टली, लेकिन ये कि पार्टी तक बात नहीं पहुंचे, बात तो एक फर्द की नहीं है ना, पूरी पार्टी की है। लेकिन ये कन्वे कर सकते हैं अवाम की प्रॉब्लम्स को। ये कन्वे क्यों नहीं किया जा रहा? जो आपने बात की, हमने 2 हफ्ते पहले पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम की, जिसमें पाकिस्तान बिजनेस ने भी हमें कहा कि ये आपने रेट कम क्यों किए। अब रेट कम हुआ है तो अल्टीमेटली तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स जो है, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करानी होती है कि वो जो किराए बढ़े थे वो किराए कम करवाने हैं। लेकिन राणा साहब फैक्ट्री होता है, माजरत के साथ इस वक्त आलमी मंडी में $70 पे बैरल जो है पेट्रोल है। आपने तो भी 10 रुपए कम किए, तो बहुत, उससे तो कोई फर्क है मैं नहीं समझता। उस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं 10 लीटर का डलवाता हूँ तो मुझे 100 रुपए का पड़ा। आप बिल्कुल ये जो बात कर रहे हैं ये भी ठीक कर रहे हैं जी। और मेरा ख्याल ये है कि जो शायद IMF के साथ रिटर्न एग्रीमेंट किए थे, शायद वो पिछली गवर्नमेंट ने किए थे, इस नई गवर्नमेंट ने नहीं। आपने भी किए, आपकी गवर्नमेंट ने भी किया ना जी। अब तो नहीं, वो जो $6 अरब थे ना जी, जो खान साहब करके थे, वही अभी सिलसिला जारी है। वो पहले भी हुआ था। आज तो फिर प्रॉब्लम में है ना जी हम। काशिफ बशीर साहब, आज भी कट ऑफ है। आज कट ऑफ क्यों है कि जो रिटर्न एग्रीमेंट स्टेट टू स्टेट होते हैं, वो ये नहीं देखते कि पीटीआई का चेयरमैन कौन है या दूसरा चेयरमैन कौन है। तमाम जो मेंबर हैं IMF के, सऊदी अरब समेत UAE, चाइना, सब ने कहा जी वो पहले रिटर्न एग्रीमेंट पर अमल किया जाए, जिसमें खान साहब ने रिटर्न दिया था। बिजली, गैस, पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और आज भी मैं समझता हूँ ये आपकी बात में बड़ा वजन है। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए। अच्छा राणा साहब, आपकी जमात पंजाब में मतलब जो थी बड़ा होल्ड था, लेकिन अब आपकी जमात के बारे में परसेप्शन ये है, ये अवाम की बात है, मैं अपनी कोई राय नहीं शामिल कर रहा, कि आप लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं, चाह रहे हैं कि जितना डिले हो जाए उतना अच्छा है। अवाम में जाने से आप घबरा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल का क्यों आपको सामना करना पड़ रहा है? काशिफ बशीर साहब, जैसे आप हक बात कहने से आप नहीं ना घबराते, आप एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह
ना मैं घबराता हूँ ना हम घबराते हैं। आप जरा लिख लें कि जब इमरान नियाजी पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व करेगा, और आप साथ ये भी लिख लें कि ये नहीं डिसॉल्व करेगा, जैसे खैबर पख्तूनख्वा की 23 दिसंबर को करनी थी, नहीं की, पंजाब का इशू था, और परवेज इलाही साहब ने खुद उस दिन रिटर्न दिया कोर्ट में कि हम असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे, आप हमें टाइम दे दें। जी 11 जनवरी तक टाइम मिल गया। जी जी जी, देखना 20-25 दिन का टाइम मिल गया। जी जी। और इशू ये है, ये दोनों असेंबलियां डिसॉल्व करें, इन इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। और अच्छा राणा साहब, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने भी पहले दिया, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी यही बात की थी। ये नहीं होगा कि आरटीएम सिस्टम, अब ये नहीं होगा मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर का भी रिजल्ट कोई आकर को अदालत लोग ले सहूलतकारी किसी को नहीं मिलेगी। अच्छा राणा साहब ना हम लेंगे ना कोई और लेगा। राणा साहब बिस्मिल्लाह करें। जी जी राणा साहब आप पॉलिटिकल देखें, नहीं मैं तो नहीं करवा सकता, लेकिन मेरा काम तो नहीं है राणा साहब। लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा था कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हो सकती कि जो इस वक्त पीटीआई और पीडीएम जो है वो मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचे हुए हैं, इनके दरमियान में ये सब मामला जो हैं इलेक्शन अर्ली कराने के या टाइम पे करवाने के और बाकी जो केयर टेकर सेटअप है और बाकी चीज़ें डिसाइड करने के लिए, मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही कि ये एक टेबल पे बैठेंगे। तो आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मीडिएट करते कि ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए कि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्टेबल हो। अब देखें ना, PMLN भी हकीकत है, PTI भी हकीकत है, तो इस बात से तो आप भी नहीं इनकार करेंगे। जी काशिफ साहब, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। डॉक्टर आरफ अलवी साहब के साथ कोई 3-4 मीटिंग्स ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, और जिसमें डार साहब गए हैं, दूसरे डेलीगेशन गए हैं। अब आरफ अलवी साहब जो हमारे साथ बात करते थे, आगे जाते थे तो उनकी कुछ सुनवाई नहीं होती थी। इसलिए मैं करना चाहता हूँ, हम पॉलिटिकल लोग हैं और हमारे साथ डायलॉग होते रहे, लेकिन खान साहब की जो एक खूबी है वो कहते हैं कि जो मैं कहूँ वो हो जाए। तो पॉलिटिकल पार्टियों में या पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग होते हैं वो अपनी अपनी पार्टी का जरूर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन टेबल टॉक बैठकर डिसीजन होते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। मुझे लगता है कि सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए सर। ये किसी खान साहब की बात नहीं है, जो आया है मुज़ाकरात के साथ ही मुज़ाकरात है, तो ये मुज़ाकरात। मैं आखिरी सवाल है राणा साहब आपसे कि सलामती कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया गया, जिसपे जो है मिस्टर सैफ ने भी स्टेटमेंट दी और फवाद चौधरी ने भी कहा। आप क्या समझते हैं कि जिस दहशतगर्दी का सामना इस वक्त पाकिस्तान को है, तो चारों सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहिए था? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल सीएम साहब को मैसेज कन्वे किया गया था, तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। और अगर वो आते तो उनकी एक हैसियत है, आईनी हैसियत है, उनका एक स्टेटस है, उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और कौमी सलामती काउंसिल में 2 दिन जो फ्राइडे का सेशन था उसकी कंटिन्यूटी हुई है मंडे को, और वही 3 आप ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं ना? जी जी जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, बहुत मेहरबानी, आपका भी मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम। नहीं, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, राणा साहब ने कहा कि वो बिजी थे या उनको हम जबरदस्ती इस चीज के ऊपर नहीं है। ये तो मैंने इसीलिए पूछा कि आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कौमी सलामती के ऊपर जब मैं यही बात तो कोई सीएम जो है वो ऐसा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। हमें यही बात ये पॉलिटिकल गिमिक है, मैं मतलब इसके ऊपर तो जाहिर है कि अब ये जवाब दे हैं। पेपेस तो हम रहे हैं ना सर, जिस तरह मर्जी की जो मर्जी आप कहें इस बात के कौन सी गेम है कौन सी नहीं, लेकिन आवाम पिसते चली जा रही है। अब देखिए ना, वक्त हुआ है नाजरीन एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। बाकी के जो 1 बजे तक की डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक टॉप स्टोरीज जो है मैं शेयर कर लूँगी, उसके बाद हम अपने बात का सिलसिला गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते चले कि पीटीआई की तरफ से मईशत पर वाइट पेपर के इजरा की तकरीब आज होने जा रही है। वाइट पेपर हाँ वो है, और वाइट पेपर के इजरा की तकरीब का इनेकाद 2 सेशंस में किया जाएगा। वाइट पेपर बेसिकली होता क्या है, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे समझाया कि आप जो कुछ भी करते हैं, मैं आपको आम फहम में समझाती हूँ कि आप जो कुछ भी करते हैं आपकी कारकर्दगी के एंड में जो आपका रिजल्ट होता है वो वाइट पेपर की सूरत में मिलता है। मोस्टली वैसे करप्शन और जो बैड गवर्नेंस के ऊपर ही जो पेपर आता है उसको वाइट पेपर। आई एम जिप्ड,
मैं नहीं बात करी थी ना आपके काम, आपके इसको पूरा बताएं ना, आप क्या करती हैं? करतूतों का जो होता है। ज़ियाउल हक ने भी जब आया था ना तो उसने भी बड़े पेपर खंगाले थे, भुट्टो साहब की करप्शन पेपर, जल्दी से उन्होंने व्हाइट पेपर भी दिया था, वो लोगों ने रद्दी में बेचा, तो उसमें मैं वही कह रही हूँ ना कि आपने जो कारकर्दगी होती है ना उसके एंड में आपका जो रिजल्ट होता है ना, आप समझ जाइए मेरे ना तंज़ी अंदाज का जो रिजल्ट है ना, ये वो रिजल्ट का मतलब व्हाइट पेपर की सूरत में आता है। उसके बाद फवाद चौधरी का बयान आया सर, फवाद चौधरी का बड़ा मजे का बयान है कि हुकूमत अपनी हमेकाना पॉलिसी से दहशतगर्दी सर के ऊपर मुसल्लत कर रही है। उनकी जानिब से भी कहा गया कि मौजूदा हुक्मरान जो है ना वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन गए हैं और उन्होंने इस किस ज़मीन में बात की है इसके ऊपर बात करेंगे। और वज़ीराबाद वाक़े की GIT गैर कानूनी आता तारड़ साहब का एक बयानिया सामने आया, उन्होंने कहा बगैर पर्चे के लोगों को उठाना ख़तरनाक है, जो कि सर एक कहीं हद तक है कि आपको भी उठा के कोई ऐसे ले जाइए, मुझे भी लेकर चला जाए। तमाम हुकूमतें करती हैं, ऑपोजिशन में स्टांस और होता है, गवर्नमेंट्स में आने के बाद स्टांस और होता है, तो ये डिफरेंस तो सबका है। अच्छा, लेकिन मैंने कुछ किया भी ना हो ऐसे ही, तो ये तो आपने कुछ किया नहीं किया तो फिर ही पकड़ी जाएंगी ना, जो करते हैं वो तो नहीं पकड़े जाते इस मुल्क सर में। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं सही कह रहा हूं जाती हूँ मैं, लेकिन ऐसे जिसका कोई नहीं उसका खुदा, ये गवर्नमेंट नहीं है, रियासत पाकिस्तान नहीं है। और सलामती कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करना इंपॉर्टेंट हुकूमती गैर संजीदगी की इंतहा है, ये कहा गया था बैरिस्टर सैफ तर्जुमान KP की उनकी जानिब से। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन, PPP से उनका ताल्लुक है, उनको वार्म वेलकम कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बैरिस्टर साहब, आज एक डिसीजन आया है लाहौर हाई कोर्ट के शायद जमील खान साहब जो जज हैं, मोहतरम जज हैं, उन्होंने एक डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा जी MNA और MPOs को लोकल बॉडीज़ की इजाज़त के बगैर डेवलपमेंट फंड देना गैर कानूनी करार दे दिया उन्होंने अपने डिसीजन में। और उन्होंने कहा जी आर्टिकल जो 25 है ये इसकी खिलाफ वर्जी है। मैं तो आपको पता है कि पिछले 15-20 साल से इस बारे में लिखता भी आ रहा हूँ और मैंने प्रोग्राम्स भी किए हैं। हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? लेकिन डिसीजन अगर डिसीजन आया और नहीं होना तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कस करेंगे फॉर अ मिनट और 2 और फिर खत्म हो जाएगी बात। अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो फिर तमाम मेरे ख्याल से एग्जेक्टिव जितनी है, अगर पंजाब से आया है तो पंजाब में गवर्नमेंट और ऊपर भी मेरे ख्याल से सियासी जमातों को भी अब देखना पड़ेगा। जो सारी हुकूमतें इस वक्त जैसी भी परफॉर्मेंस जा रही है, अवाम नाखुश है। मतलब जो पंजाब की हुकूमत है उसकी 12 करोड़ लोगों पे हुकूमत है, वो अपोजिशन बन के फिर रही है। मरकजी हुकूमत को ये कहते हैं 27 किलोमीटर की है, उससे सारा रिजल्ट मांगते हैं। अवाम नीचे तंग आए बैठे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं, मतलब बेरोजगारी है, महंगाई है, गुर्बत है और सैलाब पे फिर से लोग हैं, लेकिन लोगों की उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। मैं समझता हूँ इस डिसीजन ने एक बात तो जाहिर की है कि हमारी असेंबलीज जो हैं वो अपना काम करें, वहां पे सिर्फ वो लोग जाएं जो कानून साजी के लिए बैठे हों। उनका काम नहीं है कि वो तरक्याती काम करवाएं। लेकिन खान साहब यहाँ पे तो MNAs, MPAs, इवन सेनेटर्स अपना हिस्सा मांगते हैं और सारी हुकूमतें देती हैं। कोई एक ऐसी हुकूमत नहीं है। आप देखें ना, चले पुराने तो छोड़ दें, वो तो एक निजाम का हिस्सा था। इमरान खान साहब कहते थे मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, ये रिश्वत होती है। मैं अब उनके सारे MNAs को भी आखिर तक फंड देते रहे। आज भी पंजाब हुकूमत इसलिए नहीं तोड़ रहे कि वो कह रहे हैं जी हमारे पास फंड्स हैं, हमें लगा लेने दें इलेक्शन से पहले ताकि हमारी सीटें पक्की हो जाए। तो बताएं किस तरफ देखा जाए, कौन है जो बात ठीक करता है? साहब, इसका मतलब है कि ये हमारा जो मौजूदा निज़ाम है ये बहुत ही जंग-आलूदा और बोसीदा हो गया और आइन के जो लेकुनाज हैं उनको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जो हुक्मरान हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल कह रहे हैं खान साहब। मैं एक बात आपको बताऊं, अब ज्यादातर लीडरशिप सतरी बतरी गई है। सारे बीमार हैं, किसी की टांग खराब है, किसी का फलाना प्रॉब्लम है, किसी से चला नहीं जा रहा। तो मैं समझता हूं कि अब वो जो इकबाल को ही मान ले, अगर कौमी शायर मानते हैं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, सबको रिटायर हो जाना चाहिए। 70 साल से ऊपर के बंदे को मैं तो बड़ा खुल के अब बात कर रहा हूँ। तो बैरिस्टर साहब, जिनके दिमाग खराब है उनका क्या किया जाए? जी, जिनके दिमाग खराब है उनका क्या किया जाए? नहीं, इसमें अब पुराने लोग ऐसे ही कहते थे ये 17-12 गया है। नींद इसीलिए कोई 63 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता था कि बंदा अब आराम करे। इससे ये डिसीजन नहीं हो सकते, इसके अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि ये फैसले ले सके और इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि प्रोडक्टिव काम कर सके। अच्छा, दुनिया ने फैसला किया हुआ है, हमें भी कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये अब जरूरी है। सर, हम हार नहीं ना मानते। बहुत कहता हूँ
सर हम हार नहीं मानते ना, हम कहते हैं नहीं अब जब तक हम कब्र में हमारी लाते नहीं जाएंगी तब तक हम हैं, हम सियासतदान हैं और हम चला सकते हैं निजाम। यहाँ पे आप लोग देखेंगे यही रायमा का काम है ना, आप इन लोगों का जरा देखे ना, एक कायम अली शाह साहब का तो मजाक सबने बनाया था तो फिर उन्हें घर बैठना पड़ा, तो आप लोग करें ना, सबका चलाएं। आप हमें गाइड कर देंगे किस किस के खिलाफ करना है जो इस काबिल है। 70 साल से ऊपर जो भी है, 70 साल से ऊपर जो भी आपके पास है अभी करें, जिसकी 70 साल से उसे हाथ मिनिस्टर साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे लगता है कोई पीछे नहीं रहेगा। मिनिस्टर साहब आप देखें ना 70 साल से ऊपर तो मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब भी पहुंच गए, आप तोपों के 2 साल छोटे हैं, 2 साल छोटे हैं, आप तोपों के दहाने हमारी तरफ करवाना चाह रहे हैं। नहीं आपकी तरफ देखें, या तो मेरी बात है 70 साल से ऊपर जो भी है उसे अब रिटायर हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। खान साहब ये सीरियस बात है, पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। 65% नौजवान है, उन्हें मौका दें, वो लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें बेरोजगार करके बिठाया है। जी जी, हमारे जर्नल्स हैं वो रिटायर होते हैं, वो आगे लग जाते हैं। सियासतदान 70 साल टेंशन मिलती है, सही कह रहे हैं, बैठे बैठे इन्हें जवानों को मौका ही नहीं दे रहा। बिजनेस साहब आप जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं उसकी बड़ी तारीखी किस्म की तारीख है कि मैं तारीख कह रहा हूँ, उसकी डेमोक्रेसी की रेजिलियंस जो उन्होंने दिखाई। और उसके बाद जब आप अवाम की बात करते थे, भुट्टो साहब भी, मोहतरमा भी, और आज जब बलदियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हेले बहानों से मुलतवी किए जाते हैं, मैं उस पर आपका टेक चाहूँगा क्योंकि आप जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें वाहिद पॉलिटिकल जमात है जो सियासी जमात की तारीफ पे पूरा उतरती थी, और सिंध में भी नहीं हो रहे हैं। यस जी, असल में देखिए सिंध में तो इलेक्शंस करवाने के लिए हम है, फिर वो एक MQM ने मसला पैदा किया है जिससे जमहूरियत के अंदर सबकी बात सुनना पड़ती है। मैं समझता हूँ बलदियाती इलेक्शंस का मसला ये है, इससे तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर बैठी नहीं है। मेरे ख्याल से एक दफा सबको इस वक्त जरूरत है मुज़ाकरात की, तमाम सियासी जमातों। एग्रीड और उसमें मुज़ाकरात हों बलदियाती इलेक्शंस पे भी, कौमी पे भी, सूबाई पे भी, और हल्का बंदियां कैसे होनी है, सेंसस कितना जरूरी है, ताकि कल को कोई बात ना कर सके। मैं समझता हूँ सियासी जमातें जब दौड़ी दौड़ी अदालतों में जाती हैं तो अपनी तज़हीक करती हैं कि सियासतदानों ने तो कौम के फैसले करने होते हैं, और अगर अपने फैसले वो जाके जज से करवाएंगे तो इसका मतलब है वो इतने काबिल नहीं है कि लोगों के फैसले कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें खुद बैठ के ये फैसला करना है बलदियाती निज़ाम को। तो मैं पिछले 7-8 साल से कह रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तमाम चीफ मिनिस्टर्स को उसे डिस्कस करना चाहिए था, किसी एक निज़ाम पे एग्री होना चाहिए था और इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बेहतर होता कि एक दिन में चारों सूबों में होते ही है। बिल्कुल, और पूरा देखे ना, ये ऐसा टियर ऑफ गवर्नमेंट है, वो जो हम तारीफ सुनते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, असल में वो यही गवर्नमेंट है जो बलदियाती होती है। बेसिक डेमोक्रेसी यही है। जो ऊपर की हुकूमत है वो तो है द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। वो तो बेसिक डेमोक्रेसी तो बलदियाती निज़ाम ही है ना जी। असल तो हुकूमत तो आम आदमी तो बलदियाती नुमाइंदे के पास जाएगा अपने हर मसले के लिए, अपने पैदाइशी पर्ची से लेके और अपने डेथ सर्टिफिकेट तक, जो शुरू से आखिर तक का जो काम है वो बलदियाती नुमाइंदे के। तो आप समझते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में जो हुकूमतें बलदियाती इंतखाबात से भागती नहीं हैं, वो डेवल्यूशन ऑफ पावर से शायद इतना ना डरती हों, डेवल्यूशन ऑफ फंड से डरती हैं? यही है। देखें सारे जो साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये जो MNAs बना के बैठे हुए हैं, हर हल्के में बैठे हुए हैं ज्यादातर मेजॉरिटी, और जिन्हें हम इलेक्टेबल्स भी कहते हैं, ये सारे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ये इन्वेस्टर्स बैठे हैं, ये इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि बाद में ये तरक्याती कामों के जरिए पैसा कमाएं। ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। यही आप बलदियाती, मैं कहता हूँ, मजबूत करें, ये सारे बलदियाती इलेक्शन के अंदर जाएं तो सिर्फ असेंबलीज के अंदर वो जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब डेवलपमेंट नाम भी है फंड्स का कि डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होता। यस, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे, डेवलपमेंट हो जाती है ना जिसकी होनी हो, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, उसमें डेवलपमेंट होती है। हाँ जी, जिस किस्म के बयानात अता तारड़ और कुछ लोग PTI की तरफ से दे रहे हैं, जैसे आज उन्होंने कहा कि वजीराबाद वाकई की JIT गैर कानूनी है, और फिर उधर से फवाद चौधरी और दूसरे लोग भी देते हैं, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये कभी खासा नहीं रही।
लेकिन मैं समझता हूँ कि माजी के जो आपके बहुत ज़बरदस्त, मैं बल्कि कहूँगा कि आपके सियासी दुश्मन थे, आज आपके साथ है, तो पीपीपी का कोई पॉजिटिव रोल नज़र नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि करना चाहते हैं खान साहब, हमने उन लोगों को मुशर्रफ बा जमहूरियत कर दिया है जो जनरल ज़िया के साथ थे। उनके भी दहन और जुबानें बड़ी लंबी थी, लेकिन इसमें खान साहब आप भी थोड़ा सा करें, खान साहब को कहें कि कम से कम किसी पॉलिटिकल लीडर की इज्जत कर लें, सियासतदान बने, हम बैठे, इस तरह तमाशा बनता है। फवाद चौधरी मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन जिस तरह की एक दूसरे के बारे में लंबी लंबी जुबानी इस्तेमाल की जाती हैं, इससे ना तो अपना कद बढ़ता है, लोग समझते हैं कि सियासतदान नॉन सीरियस किस्म के कोई मेरे ख्याल से लोग हैं जिनका काम टीवी के ऊपर बैठ के एक दूसरे की तस्लील है। जब किसी की तस्लील करेंगे तो आपकी भी होगी। बिस्सा, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान का जो हमारा समाजी कल्चर है, समाजी फैब्रिक है, उसको ऑडियो वीडियोस ने और इस फिल्थी लैंग्वेज ने बहुत 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 गहराई में फेंक दिया है। हाउ डू यू सी इट? लास्ट वर्ड्स आपके। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए देखें खान साहब, कैरेक्टर भी बड़े जरूरी हैं, ये तो बात की चीजें हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि किरदार बड़े जरूरी हैं। सियासतदान एक वफादारी का नाम है, एक तरबियत का नाम है, एक सर आपकी लीडरशिप की जुबान ऐसी होगी तो आप क्या समझेंगे कि पीछे करेंगे? बिस्सा साहब 90s में 88 के बाद 88 में इवन मैं स्टूडेंट था, तो जो करेक्टर असैसिनेशन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी, जिन लोगों ने की थी, वो उस ज़माने में भी हुई थी और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही गलीज़ तरीन असैसिनेशन थी। मोहतरमा जो बेगम नुसरत भुट्टो की भी की थी। आज वही लोग हैं और उसके ऊपर फिर वही कल्चर चला है। आज ये हुआ कि आप उनके साथ हैं और उनका ओपोनेंट कोई और आ गया। देखिए, हमारा तो खान साहब ये खासा नहीं रहा, हमने ना तब जवाब दिया था जिन्होंने करेक्टर असैसिनेशन बेगम साहबा की और बीबी की उनके मुंह काले हुए, और इन शख्सियात के तारीख में जिस तरह नाम रोशन है, आज बताएं ना कि मोहतरमा के अलावा कौन है जिसे आप तो साहब मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, आप कह रहे हैं कि उनके मुंह काले हुए, लेकिन अभी पता नहीं आप कौन से केमिकल से उनका मुंह धुलवा भी तो आप ही रहे हैं। देखिए, जो हमने क्या धुलवाना है, जब तक लोग पार्लियामान के अंदर अपनी हैसियत में मौजूद है, हम तो किसी का भी ये हम मुंह साफ करके सबको बिठाते हैं। अब काले मुंह किसी को भी अच्छे नहीं लगते, हम सबके साफ करना चाहते हैं खान साहब। थैंक यू, मुंह साफ करके बैठे। थैंक यू वेरी मच बिस्सा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लेकिन बिस्सा ने अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा कायशा साहब, बात ये है कि जिस तरह एक दूसरे को पहले इन लोगों ने इतना कुछ कह चुके होते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे जब बैठते हैं तब वो फिर आपको सुबकी सी फील होती है, एम्बैरेसमेंट होती है। लेकिन फिर एक और बात है यहाँ ये कि हम लोग भी तो ये सजेस्ट करते हैं कि सब मिलकर एक टेबल पर बैठे और साथ जुड़ के बैठे। अच्छा, मुझे हम लोगों को क्या उस वक्त भी एतराज होगा? आपकी बात से एग्री करता हूँ, बैठना चाहिए, मतलब एक दूसरे के खिलाफ इतनी आखिर तक नहीं जाना चाहिए। आप उनकी पर्सनल लाइफ भी नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ। आज इमरान खान का फैक्टर माइनस कर दीजिए जी, ये दोनों, ये सब जमातें फिर दस्तों गिरबान हो जाएंगी। आप देख रहे हैं ना एमक्यूएम क्या कर रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, स्टार्ट हो गई है। कौन इकट्ठा कर रहा है? ठीक है जी, वो जो मौलवी साहब हैं अपने फजल, मुझे लगता है जो पीडीएम है ना, पीडीएम भी अभी तितर बितर होती नजर आ रही है। पीडीएम तितर बितर तो होगी, लेकिन इसमें गेन किया आसिफ अली जरदारी साहब ने, क्योंकि अब जो सबसे बड़ी लूजर है वो पीएमएल-एन है इस वक्त, क्योंकि उनको तो अपने चेहरे जो है ना वो आवाम से सामने वो छुपाने पड़ रहे हैं इस वक्त ना। यहाँ पे भी हम एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, आपको पता है कि दहशत गर्दी का जो इतना बड़ा एक ख़तरनाक किस्म की जो अज़दहा है, एग्जैक्टली हमारे सरों के ऊपर मंडला रहा है और निकलना चाह रहा है हमें जी। हाँ जी, एग्जैक्टली जो तलवार है वो लटक रही है। उसी ज़मीन में फवाद चौधरी का भी एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि हुकूमत अपनी अहमकाना पॉलिसी, यानी कि उनके नज़रिए में जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो इतनी अहमकाना है जिसकी वजह से जो दहशत गर्दी है वो पनप रही है और आगे ज़्यादा मतलब हॉट वाटर्स में हम उनका कहने का था बेसिकली मतलब है। और उन्होंने कहा जो मौजूदा हुक्मरान है ना वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने कहा है, और ये बात लिटरली अभी इस टाइम पर अलार्मिंग है सर कि हमारी दहशतगर्दी बहुत बढ़ना शुरू हो गई है। इस इक़्तिदारों के लिए बड़ी जगहों पर बातचीत तो हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक लूप होल्स हैं हमारे? देखिए, बेसिक लूप होल्स तो वही हैं, वफाकी हुकूमत को हम इसलिए कसूरवार ये भी ठहरा रहे हैं, और हम भी जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें यही नज़र आता है कि जो फाटा का एरिया था वो माजी में आपकी शदीद तरीन दहशत गर्दी उसी सरजमीन पर होती थी और वहाँ से भी होती थी,
क्योंकि वो जाहिर है कि अफगानी जो थे आपस में इंटरलिंक भी हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो वहाँ से होती थी, ऑपरेट भी वहाँ होता था और आर्मी ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस भी किए, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन आपने जब उनको मर्जर किया आप KPK में और उसके बाद इस गवर्नमेंट ने आके उनके फंड्स रिलीज नहीं किए हैं, तो वो इलाका आपको पता है कि अंडर डेवलप है बहुत बुरी तरह सारे ही, ये जो एजेंसी हैं सारी आपकी। अच्छा, अब वहाँ के जब लोगों को आप उनके फंड्स नहीं देंगे, आप रिलीफ नहीं देंगे, तो वो जब भूखे मरेंगे, जब उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो क्या करेंगे मुझे बताइए। उनके हाथ चढ़ेंगे। गुर्बत का बहुत ताल्लुक होता है किसी भी, आप देखें कि इनकलाबों के पीछे भी दुनिया में जितने बड़े इनकलाब आए हैं उनके पीछे गुर्बत ही नजर आती है आपको। तो ये गुर्बत के आपके जराइम बढ़ जाते हैं, और ये फिर ये जराइम जब ये वो इजी अप्रोच भी थी अफगानिस्तान के ऊपर जो पॉलिसी है, ये जो PDM की गवर्नमेंट है, इसकी फॉरेन पॉलिसी मुझे कुछ नजर नहीं आई है कि जो इनको अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फाटा में उन्होंने फंड्स नहीं दिए, तो सर ये तो इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। अच्छा देखें ना, फिर तो वो पहुंचेंगे ना, पावरफुल होंगे। आप देखें ना, एक आप वो जो लोग हैं महरूमी का शिकार हैं और वो उनको आप जब फंड्स देते हैं तो ये मैं आप थोड़ी दे रहे हैं फंड्स, ये तो फिर इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, इंटरनेशनल ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करनी चाहती हैं, जो पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने चाहती हैं, उनके फंड्स होते हैं। तो सर हम लोग इसके रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर सकते? मतलब रोकथाम के लिए फिर वही आ जाता है कि आप डेवलपमेंट करें, बलूचिस्तान में करें, KPK में करें और दूसरे जो इलाके हैं उनमें करें, आवाम को एम्पावर करें, खुशहाली लेके आएँ, तो फिर आपकी रेशो कम हो जाएगी कि जो उन दहशत गर्दों से जो सरहद पार, इधर की सरहद या उधर की, इंडिया की हो या अफगानिस्तान की हो। बात करें यहाँ खुद की खुशहाली, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। मनो मट्टी चले दबी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके 1 लाख बंदों में से अगर 95,000 बंदा खुशहाल होगा तो 95,000 दहशत गर्दाना जो हरकतें हैं या एक्टिविटीज हैं उसका हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे आपने बिल्कुल ही उनको भूख नंग और उनको डिप्रीविएशन दे दी, ये तो एक आम फहम सी बात है। एग्जैक्टली, आप भूख नंग होते हैं वहाँ जराइम भी बढ़ जाते हैं और इस तरह हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी लबीबा, क्योंकि ये फंड जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल मूव्स है, ये फंड सूबों का हक है। 18वीं तरमीम के बाद आप गवर्नमेंट पर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको कोई राइट नहीं है कि उनके पैसे रोके, उनके फंड रोके। लेकिन आप इस तरह करके जो इंटर प्रोविंशियल हार्मोनी है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है कि ये मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन गए, ख़तरा इस सेंस में वो कह रहे हैं खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि ये अमेरिका के साथ, रशिया के साथ या इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान तोड़ रहे हैं। ख़तरा इसलिए उन्होंने कहा है कि जब 4 सूबे जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर इससे बड़ा खतरा कोई नहीं है। अच्छा, आने वाले दिन में एक तकरीब होने जा रही है जिसमें मेरे ख्याल से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो चुका है। वो कौन सी तकरीब है? सर वो तकरीब ये है जो जिसमें PTI की जानिब से मईशत पर वाइट पेपर के इजरा की तकरीब है जो 2 सेशंस में की जाएगी। आज तो शुरू होगी। हाँ जी, इसलिए कि मैं कह रही हूं शायद कोई मेकअप वगैरह की नहीं, ऐसा नहीं है। मईशत के हवाले से जहाँ बात होती है, ज़ाहिर बात है आपको अपनी मुफाद क्या, आपको अपने मुल्की मुफाद को देखना चाहिए। अच्छा, अब PTI की जानिब से जो व्हाइट पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर बात करना चाह रही थी, मैं पूछना चाह रही थी सर नाजरीन को बताइएगा सर व्हाइट पेपर के हवाले से। अच्छा, व्हाइट पेपर बेसिकली हम तो जो आम फहम जुबान में अपने व्यूवर्स को बता देता हूँ कि व्हाइट पेपर वो है कि जो आप किसी भी गवर्नमेंट का, किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी फर्द वाहिद का भी आप उसका जो टेन्योर है, जो उसको पार मिलती हैं, कहीं से भी मिलती हैं, उसके दौरान उसका कंडक्ट, उसमें उसकी जो कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, और अगर उसमें कोई करप्शन है तो उसमें लेके आते हैं कि जो पब्लिक किया जाता है पेपर, व्हाइट पेपर। अच्छा, तो क्या अलाउ होता है किसी भी पार्टी को? क्या यस, यू कैन डू इट। लेकिन आप देखें ना, एज ए जर्नलिस्ट मैं तो यही कहूँगा, गैर जानिबदार होता है। यस, होना गैर जानिबदार चाहिए। ओके, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी होने चाहिए, कंसर्न डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ऐसी तो नहीं है कि आप किसी हर एक की पगड़ियां उछालते फिरें। मैं वही बात करी, देखें। अच्छा, ये डेमोक्रेसीज में व्हाइट पेपर की बड़ी वर्थ है। अच्छा, इसलिए वर्थ है कि इसको बड़े जो मैं डेवलप जो है कंट्रीज हैं। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर आप बिलफर्ज PTI हैं और मैं PMLN हूँ, आप मेरे खिलाफ अगर मेरी, क्योंकि हुकूमत इस टाइम पर कर रहे हैं, तो ये कैसे गैर जानिबदार हो सकती है? क्योंकि देखें, सोचने वाले तो ये भी कह सकते हैं ना कि PTI क्योंकि ऑब्वियसली ऑपोजिशन में, इसीलिए वो ये बात करेगी। देयर शुड बी रेलेवेंट प्रूफ्स, अदरवाइज तो इसकी वर्थ नहीं है। फिर वो तो फिर जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल जमातें देती हैं। आपको लगता है कि वो जो एविडेंस और प्रूफ जो है वो आम रूटीन में नहीं होता? ये है बेसिकली
बेसिकली ये होता है करप्शन के जो पेपर्स हैं, आपको प्रूफ्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स ही देते हैं, ठीक है जी, वो आपके पास होते हैं। जर्नलिस्ट वैसे भी आपको पता है कि वो ऐसे जो प्रूफ्स हैं वो ढूंढ लेते हैं। सर, रहनुमा तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही काम है। नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब, जनाब अली, वजीराबाद वाक़े की जेटी गैर कानूनी है और बगैर पर्चे के लोगों को उठाना खतरनाक है। ये अता तारण की स्टेटमेंट है आज की जी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क में लोगों को सड़कों पर मार दिया जाए, जिस तरह से मॉडल टाउन में निहत्ते लोगों को, हामला खवातीन को, मासूम लोगों को नाहक कत्ल कर दिया गया, आज तक नहीं मालूम उनके जुर्म की सजा, उनको किस जुर्म की सजा मिली। लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि बगैर पर्चे के लोगों को उठाना खतरनाक ट्रेंड है। इन्हें कहें जो कुछ आप पाकिस्तान में लोगों के साथ किए रखा आपने, और आपने जिस तरह से पंजाब पुलिस का अपने दौर में इस्तेमाल किया और अपने मुखालफीन को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के आप लोगों ने मिसिंग पर्सन में डाल दिया पॉलिटिकल बेसिस पर। एक तो वो लोग हैं ना जो किसी दहशतगर्दी में या मुल्क दुश्मन किसी एक्टिविटी में मुलविस पाए जाते हैं, उनकी सूरत बिल्कुल डिफरेंट है जी। वो लोग जो किसी भी वजह से इनके मुखालिफ थे या इनके किसी कारोबारी या सियासी मामले में इनकी मुदाखलत करते थे, उनके साथ जो सलूक इन्होंने रवा रखा, ये समझते हैं शायद वही है। कतन ऐसा नहीं है, वो दौर नहीं है। पंजाब में एक भी शख्स को पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं किया गया। नदीम कुरैशी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, जो हमारे पास टाइम थोड़ा बातें ज्यादा है, मैं आपका ये आपके जो है एक टेक चाहूंगा कि आज अता तारड़ साहब जो कि इलेक्टेड नहीं है, उन्होंने कहा कि जी जो लाहौर का CCPO है वो कब्जा ग्रुप है, ग्रेड 21 का ऑफिसर है, और उन्होंने कहा जी कि ये इसको जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए रखा गया है। आज जब हमारे इंस्टीट्यूशंस वैसे ही ग्राउंड पे लगे हुए, बॉटम पे लगे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? ये गुलाम महमूद डोगर साहब के बारे में कहा उन्होंने। अता तारड़ खुद सियासी दहशतगर्द, एक वारदातिया और एक नौसरबाज है। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल ना करता जी। ये इसको किसी पाकिस्तान के किसी शख्स ने इलेक्ट नहीं किया, ये अपने दादा या नाना की वो कमाई खा रहे हैं, जो किसी जमाने में रफीक तारड़ साहब ने वो असेंबलियां बहाल करवाकर जस्टिस नसीम शाह साहब के, जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ इनकी हेल्प की थी। ये वो खट्टी खा रहे हैं। मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे आप जी, मैंने कहा काफी सख्त इस्तेमाल करें लफ्ज। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं जी वो। देखिए, मैं सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज के ये वो हैं, क्या कहते हैं, हकदार है, और पाकिस्तान की अवाम इनका इंतजार कर रही है। अच्छा, मुझे कुरैशी साहब ये बताइए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सलामती कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज करना इम्पोर्टेड हुकूमत की गैर संजीदगी की इंतहा है, ये मिनिस्टर सैफ ने कहा है। और इसी तरह जो है पंजाब गवर्नमेंट भी जो है वो उसमें शामिल नहीं थी। तो ये क्या कहते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ PMLN के तर्जमान थे, उन्होंने कहा कि जी हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाया था, उन्होंने कहा कि मैं बिजी हूँ। ये बिल्कुल झूठ कहते हैं, ये नहीं चाहते। ये पाकिस्तान की तमाम इकाइयों में ये इम्तियाजी सलूक करके ये बताना चाहते हैं कि ये लोगों में डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करना चाहते हैं कि जहां इनकी हुकूमत नहीं है, ये चाहते हैं वो लोग ऑन बोर्ड ना हो। और मैं अर्ज कर दूं, ये दहशतगर्दी भी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। ये लोगों की तवज्जो, लोग नहीं मेरी इस बात को मान रहे। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, गली कूचों का रहने वाला हूँ। ये आज जो पाकिस्तान में महंगाई का जिन, वाकई जिन, आज सिर्फ आप मुर्गी के गोश्त की कीमतें देखें। नहीं, लेकिन नदीम साहब आप देखें ना, मुझे एक मिनट दीजिएगा। मुझे जो आज आम आदमी का हाल है ना, आप 6 माह बाद अगर ये गवर्नमेंट रही, यहाँ पैसों के साथ अशिया नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ ये जो दहशतगर्दी का जिन इन्होंने निकाला है, ये सिर्फ महंगाई से लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए है। मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है कि ये भी कोई बहुत बड़ी घनौनी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। इमरान खान की गवर्नमेंट में एक इशू नहीं था, वो सवाब जो माजी में दहशतगर्दी का शिकार था, वो KP के और फटा के वो तमाम इलाके जो आज KP का हिस्सा है, जहां बेपनाह दहशतगर्दी हुई, वो सब नॉर्मल लाइफ की तरफ हुए। और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस सूबे का सबसे तबाह था, 10 साल में वहां बड़ी मेहनत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोनों हुकूमतों ने। आज ये एक दहशतगर्दी के नाम पर जो एलिमेंट हैं, एक तो हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन थैंक यू
थैंक यू वेरी मच। ये था। अब देखें बात फिर वहीं पे आ रही है लबीबा कि आप चारों प्रोविंसेस के साथ ना लड़ा रहे हैं आपस में, और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। मैं यही उनसे पूछना चाह रही थी कि लगता है कि वजीर आजम एक सूबे को नजरअंदाज करके किया गया ना, 2 सूबों को किया गया। आपको मुझे नहीं लगता कि वो ये एक क्योंकि बिजी हैं इसलिए वो उनको हो नहीं सकता, नहीं सकता, ये तो उनके ऊपर आईनी बाइंडिंग है ना। एग्जैक्टली, मैं वही बात करना चाह रही थी, मैं वही बात करना चाह रही थी। अगर सपोज वो नहीं है, बीमार है, हालत वो किसी और जगह पे, उनका रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है। नहीं, उनका रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है, बुलाया ही नहीं गया उनको। सर ये यहाँ इबाहम है, मुझे मेरा दिल नहीं मानता। ना PMLN वाले कह रहे हैं बुलाया है, वो नहीं आई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्लेमिंग गेम स्टार्ट वो कह रहे हैं कि जी बुलाया नहीं है, स्टार्ट हो गया फिर, लेकिन स्टार्ट होगी। लेकिन आपने जो है ये एक पंडोरा बॉक्स तो खोल दिया। जी है, क्यों नहीं है, ऑब्वियसली जब सब बाकी के सूबे। लेकिन आज के प्रोग्राम की जो मेन बात है, मुझे तो ये है खुशी हुई है, जो फर्स्ट की बात है, और लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। हाँ, जब कह दिया और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।